हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो शेष पार्ट जो है कि बचा हुआ था उसको हम लोग आगे जो है कि क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। तो श्वसन श्वसन जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया है। श्वसन शब्द के आते ही भ्रम पैदा हो जाता है कि क्योंकि श्वसन दो तरह के होते हैं, श्वसन कोशिकी श्वसन। यदि केवल श्वसन कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है श्वसन लेना तथा छोड़ना। यह शरीर विज्ञान के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया है। इस श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जब हम श्वसन लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन को नाक के द्वारा अंदर खींचते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जब कोशिकीय श्वसन, जिससे भी केवल श्वसन भी कहा जा सकता है, एक चयापचयी मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया तथा प्रक्रिया मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड प्रोसेस है। यह प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन जीवों की कोशिका के अंदर होती है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा अर्थात जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं में होता है। अंतः श्वसन रेस्पिरेशन तथा कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन को समझने में भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रायः भ्रम इसलिए उत्पन्न हो जाता है कि दोनों ही प्रक्रिया को श्वसन से ही संबोधित किया जाता है। हालांकि जंतु में कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए श्वसन श्वास लेना आवश्यक है। यहाँ श्वसन से तात्पर्य है कोशिकीय श्वसन। श्वसन अंतः अर्थात कोशिकीय श्वसन की परिभाषा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, श्वसन रेस्पिरेशन कहलाता है। श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। इस प्रक्रिया में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें जीवों द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों से जैव रासायनिक ऊर्जा बायोमैकेनिकल एनर्जी प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट जो भोजन से प्राप्त होता है का ऑक्सीकरण होता है, जिसे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों को संपन्न करने में होता है। श्वसन की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में ग्लूकोज का विघटन पायरुवेण अम्ल में होता है। ग्लूकोज के अणु में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं तथा पायरुवेण अम्ल में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। दूसरे चरण में अम्ल का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में हो सकता है, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। का विघटन यह प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में पायरुवेण अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। पायरुवेण का विघटन उपैच्छिक एक्सोथर्मिक है, अतः इसमें ऊर्जा निकलती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा एटीपी एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट के रूप में संरक्षित होती है, जिसे आवश्यकता अनुसार छोड़ा जाता है। श्वसन का यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के अंदर होती है तथा इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कोशिकाओं का पावर हाउस होती है। विभिन्न जीवों में श्वसन की प्रक्रिया विभिन्न तरह से संपन्न होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। अवायवीय श्वसन एनरोबिक रिस्पिरेशन, वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन एनरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। यह प्रक्रिया किण्वन के समय ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेण अम्ल के विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड भी बनता है। लैक्टिक अम्ल का बनना परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है।
वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन। वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया में पायरुवेण अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है, अर्थात मनुष्यों में श्वसन वायवीय श्वसन होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु, कोशिका, पायरुवेण 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में। लैक्टिक अम्ल ऊर्जा 3 कार्बन के अणु, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा 2 कार्बन अणु। कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विघटन होता है। पैर के मांसपेशी में दर्द या ऐंठन। कभी कभी अधिक भाग दौड़ या दौड़ने पर हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पायरुवेण अम्ल का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी पेशियों में दर्द या क्रैम्प होने लगता है। आराम करने पर या मालिश करने पर लैक्टिक अम्ल विघटित होकर इथेनॉल तथा जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पेशियों में होने वाले दर्द या ऐंठन खत्म हो जाता है तथा आराम मिलता है। गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चूंकि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनिवार्य है, अतः वायवीय जीवों एरोबिक ऑर्गेनिज्म को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। पादपों, पेड़ों में गैसों का आदान प्रदान। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है और अंतःकोशिकीय अवकाश लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हो। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोशिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती तो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन की मुख्य आदान प्रदान क्रिया होती है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इस समय अर्थात दिन में प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य है। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए अर्थात बाहर निकालने के लिए विभिन्न अंगों का विकास हुआ। जैसे स्थलीय जीवों में श्वसन लेने के लिए फेफड़े का विकास हुआ। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़े, कुत्ते आदि फेफड़े की मदद से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जलीय जीवों में गलफड़ या क्लोन का विकास हुआ, जिसे गिल कहते हैं, जिसकी मदद से ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं अर्थात श्वसन लेते हैं तथा छोड़ते हैं। जलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जलीय जीव श्वसन लेने के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके लिए जलीय जीवों में क्लोन गिल का विकास हुआ, जिसकी मदद से वे श्वसन करते हैं। चूंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है, अतः जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली, जो एक जलीय जीव है, अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गलफड़ गिल तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर में अवशोषित हो जाता है। स्थलीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान। स्थलीय जीवों में श्वसन के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न स्थलीय जीव में यह ऑक्सीजन विभिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है, परंतु इन सभी अंगों में एक संरचना समान होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। चूंकि ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है, जिसके कारण इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से
यह अंग शरीर के अंदर अवस्थित होती है तथा इस क्षेत्र में वायु आने के लिए एक रास्ता होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। मनुष्यों में श्वसन एवं श्वसन तंत्र। मनुष्य चूंकि स्थलीय जीव है अतः यह फेफड़े की सहायता से श्वसन करता है। मनुष्य में श्वसन के लिए एक विकसित श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र कई भागों में विभक्त तथा अलग अलग विशेष कार्यों के लिए बना होता है। आप देख सकते हैं चित्र में मनुष्य का श्वसन तंत्र किस प्रकार से बनाया गया है और कार्य कैसे करता है। तो नासाद्वार अर्थात नाक के माध्यम से हम श्वसन क्रिया करते हैं। इसकी एक शाखा मुख गुहा में भी जुड़ी हुई होती है। फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वसन नली, उपस्थित वलय, फिर फेफड़े, पसलियां, डायफ्राम, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका कोशिकाएं। कूपिका कोश। मानव श्वसन तंत्र भाग 2। कूपिका कोश में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। श्वसनिकाएं हैं जिनके माध्यम से कूपिका कोश में ऑक्सीजन का संचरण होता है। नासिका या नासाद्वार। मनुष्य में वायु नासाद्वार होकर शरीर के अंदर जाती है। नासाद्वार के ठीक अंदर महीन बाल होते हैं। ये बाल अंदर जाने वाली वायु को निष्पदित फिल्टर कर देती हैं जिससे वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियों से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार मार्ग में श्लेष म्यूकस की परत भी होती है जो वायु को धूल तथा अशुद्धियों से रहित करने में सहायक होती है। श्वसन नली ट्रेचिया। नासाद्वार से वायु कंठ में पहुंचती है जहां से श्वसन नली द्वारा फेफड़े अर्थात फुफ्फुस लंग्स में पहुंचती है। श्वसन में उपस्थित वलय रिंग्स ऑफ कैरिटिलेज बने होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु का मार्ग निपतित कोलेप्स नहीं हो। श्वसनी ब्रोनिक। श्वसन नली आगे चलकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिसे श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी की एक शाखाएं एक एक फेफड़े में जाती हैं। श्वसनिकाएं ब्रोनियोल्स। श्वसनी आगे जाकर मुख कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इस छोटी छोटी शाखाओं को ब्रोनियोलेल्स कहा जाता है। कूपिका एल्वोली। श्वसनिकाएं फेफड़े लंग्स के अंदर पहुंचकर अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतःकृत बदल या बनाती हैं। ये रचनाएं कूपिका कहलाती है। कूपिकाएं नासाद्वार से आने वाली वायु को एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जब हम श्वसन लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिकाएं बड़ी हो जाती हैं। इस कारण वायु फेफड़े के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं को छोड़ने के लिए लाता है। कूपिकाएं रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है फेफड़ा सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन और अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इस तरह श्वसन का चक्र श्वसन तंत्र की मदद से पूरा होता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वहन ट्रांसपोर्टेशन। मानव में वहन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। वहन क्या है? हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त पोषक तत्व ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आदि सारे पदार्थ रुधिर द्वारा वहन किए जाते हैं अर्थात सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। इसके लिए हमारे पूरे शरीर में रुधिर नलियों का एक परिपथ है तथा हमारे हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो रुधिर को इन नलियों के द्वारा जब सारे जगहों पर अर्थात सभी ऊतकों तक भेजता है। खून के द्वारा सभी आवश्यक सामग्री पूरे शरीर में भेजा जाता है तथा बाह्य पदार्थ को बाहर निकालने में सहयोग करना वहन कहलाता है। अर्थात
कहा जा सकता है। वहन क्या है? हमारे शरीर में पोषक तत्वों को प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, और इन प्रत्येक भाग में पहुंचाने की प्रक्रिया नलियों रुधिर नलियों के परिपथ के माध्यम से होता है, तथा अपशिष्ट पदार्थ को ब्लड के माध्यम से पुनः किडनी तक पहुंचाकर जो है कि अपशिष्ट पदार्थ को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। हमारे शरीर में दो तरह की रुधिर वाहिकाएं हैं। रुधिर वाहिकाएं अर्थात वे नलिकाएं जो रुधिर का वहन करती हैं, अर्थात रुधिर को पूरे शरीर में प्रवाहित करती हैं। रुधिर वाहिकाओं के प्रकार: वेन्स और आर्टरीज, महाशिरा और धमनी। तो हम दो तरीके से रुधिर वाहिकाओं को बांट सकते हैं, शिरा और धमनी, वेन्स और आर्टरीज। वेन्स क्या होती है? रुधिर वाहिका जो पूरे शरीर में विऑक्सीजनित ब्लड को हृदय तक ले जाती है, महाशिरा कहलाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें कम दाब होता है। शिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। हम आर्टरीज, वे रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीकृत ऑक्सीजन से युक्त रुधिर को पूरे शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, को धमनी या आर्टरीज कहा जाता है। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभक्त हो जाती है, ताकि सभी कोशिकाओं को ऑक्सीकृत रुधिर प्राप्त हो सके। तो हम कह सकते हैं कि धमनी में, आर्टरीज में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और वेन्स शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जो हमारे शरीर के ऊपर नीली वेन्स या रुधिर वाहिनियां दिखती हैं, ये शिराएं होती हैं, तथा धमनियां उसके आंतरिक, वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। सबसे छोटी वाहिका की भित्ति एक कोशिकी मोटी होती है, और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तथा तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं, तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर पुनः ऑक्सीकृत होने के लिए हृदय में पहुंचाया जा सकता है। हमारा हृदय एक पेशी अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। चूंकि खून ऑक्सीकृत अथवा ऑक्सीजन से युक्त तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त दोनों का ही वहन करता है, अतः दोनों तरह के खून को आपस में मिलने से रोकने के लिए हमारे हृदय कई कोष्ठ में बटा होता है। हम हृदय की संरचना को देख सकते हैं। महाधमनी है और फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिराएं हैं, बाह्य वलय है, बाह्य अलिंद है, बाह्य निलय है। विभाजन: दायां निलय शरीर के निचले भाग में महाशिरा, दायां अलिंद शरीर के ऊपर भाग में महाशिरा। तो इस तरीके से चार कोष्ठों में हमारा हृदय बटा हुआ होता है, जिसमें दो शिराएं और दो निलय, दो महाशिरा और दो धमनियां होती हैं। अलिंद और निलय में दो चैम्बरों में करके हमारा हार्ट जो है कि डिवाइड होता है। हृदय के भाग: मनुष्य का हृदय मुख्यतः दो भागों में बटा रहता है, दायां भाग राइट पार्ट तथा बायां भाग लेफ्ट पार्ट। पुनः यह दोनों भाग, दायां भाग बायां भाग, दो भागों में बटा हुआ होता है। इस तरह हमारा हृदय चार भागों में, चार प्रकोष्ठ में विभक्त होता है। दायां अलिंद, आप फिगर में देखेंगे दायां अलिंद कहाँ है। दायां अलिंद आप देख सकते हैं, आपके बाएं साइड में फिगर में दिखाया गया है, जो कि ब्लू कलर का है और ऊपरी सिरे में लिखा गया है दायां अलिंद। राइट एट्रियम: हृदय के दाएं भाग के ऊपरी प्रकोष्ठ को दायां अलिंद कहा जाता है। इस भाग में पूरे शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। तो महाशिरा के द्वारा क्या किया जाता है? राइट आर्ट्रियम या अलिंद में अशुद्ध रक्त को लाया जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल, हृदय के दाएं भाग के निचले
प्रकोष्ठ को दायां निलय कहा जाता है। दायां अलिंद से अशुद्ध रुधिर दायां अलिंद राइट एंट्रियम से दायां निलय राइट वेंट्रिकल में भेजा जाता है। दायां निलय से विऑक्सीकृत रुधिर को ऑक्सीकृत करके फेफड़े में भेजा जाता है। लेफ्ट आर्टियम हृदय के बाएं भाग में ऊपरी प्रकोष्ठ को बायां अलिंद कहा जाता है। फेफड़े से ऑक्सीकृत रुधिर हृदय के इस भाग बायां अलिंद में भेजा जाता है। बायां निलय हृदय के बाएं भाग का निचला प्रकोष्ठ बायां निलय कहलाता है। बायां अलिंद से ऑक्सीकृत रुधिर बायां निलय में आता है तथा यहां से महाधमनी के द्वारा यह ऑक्सीजनीकृत रुधिर पूरे शरीर में विभिन्न भागों में भेजा जाता है। तो हम देखेंगे कि राइट साइड से क्या होता है कि अशुद्ध रक्त आता है और यह दाएं नीले में आकर फिर बाएं नीले में जाता है और बाएं नीले से पुनः शुद्ध होकर पूरे शरीर में जो है कि भेज दिया जाता है। हृदय के प्रकोष्ठों के नाम याद रखने का ट्रिक। बाएं भाग तथा दाएं भाग के प्रकोष्ठ दो भागों में बटे होते हैं। ऊपर वाला प्रकोष्ठ अंग्रेजी के अक्षर ए की आकृति बनाता है, अतः ऊपर वाले प्रकोष्ठ का नाम अलिंद या एट्रियम है। अतः यहाँ ए से अलिंद या एट्रियम याद रखना है। हृदय के निचले वाले प्रकोष्ठ अंग्रेजी के वी की आकृति बनाता है, अतः इसका नाम वेट्रियम या निलय जो कि वी से शुरू होता है और इसे हम वेंट्रिकल याद रख सकते हैं। अतः हृदय के बाएं भाग के ऊपर वाले प्रकोष्ठ का नाम बायां अलिंद या लेफ्ट आर्टियम याद रखें तथा निचले प्रकोष्ठ को लेफ्ट वर्टिकल बायां निलय याद रखें। उसी तरह हृदय के दाएं भाग के ऊपर वाले प्रकोष्ठ का नाम दायां अलिंद या राइट एट्रियम याद रखें तथा निचले वाले प्रकोष्ठ को राइट एट्रियम दायां निलय याद रखें। हृदय के कार्य करने के चरण। ऑक्सीजनकृत ब्लड बायां अलिंद या लेफ्ट एट्रियम में आता है। इस ब्लड को एकत्रित करते समय दायां अलिंद राइट एट्रियम शिथिल रहता है। जब अगला चैम्बर बायां निलय फैलता है तो यह संकुचित हो जाता है, जिससे ब्लड बायां निलय में स्थानांतरित हो जाता है। अपनी बारी में पर जब यह पेशी बायां निलय संकुचित हो जाता है तब ब्लड महाशिरा के द्वारा शरीर में पंप हो जाता है। मानव हृदय का द्वारा ब्लड का परिसंचरण। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तब शरीर के अशुद्ध ब्लड में इसमें आ जाते हैं। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है जिससे नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। यह ब्लड को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो ब्लड को ऑक्सीजनीकृत हेतु अपनी बारी में फेफड़े में पंप कर देता है। फेफड़ा ब्लड को ऑक्सीजनीकृत कर पुनः बाएं अलिंद में भेजता है, जहां से ब्लड बाएं निलय से में आकर पुनः शरीर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर जीवन प्रयत्न चलती रहती है। अलिंद तथा निलय के बीच में वाल्व लगा होता है जो ब्लड को उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकने में सुनिश्चित करता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में ब्लड को भेजना होता है। दूसरे जंतुओं में हृदय का कार्य तथा तापमान का नियंत्रण। मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी मैमल्स एक गर्म रुधिर वाला प्राणी होता है, अर्थात मनुष्य का रुधिर मौसम के अनुसार गर्म या ठंडा नहीं होता, बल्कि मनुष्य को दूसरे युक्तियों द्वारा जैसे जाड़े के मौसम में गर्म कपड़े पहनकर अपने ब्लड तथा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना पड़ता है, तथा दूसरे स्तनधारी जीव जैसे भालू को ठंड से बचने के लिए शरीर पर रोए की मोटी परत होती है।
ऐसे प्राणी का हृदय दो भाग में बटा होता है, जो कि विऑक्सीजनित तथा ऑक्सीजनित ब्लड को आपस में मिलने से रोकता है। यह बनावट उसके शरीर को आवश्यक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है। परंतु कई जंतु ऐसे हैं जिनके शरीर का तापमान मौसम तथा पर्यावरण के तापमान पर निर्भर होता है। वैसे जंतु को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। जल, स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे प्राणियों का हृदय 3 कोष्ठों में बटा होता है। इसका हृदय ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित ब्लड को कुछ सीमाओं तक मिलना भी सहन कर लेता है। मछली जैसे जंतु के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। इनके हृदय में ब्लड सीधा क्लोम में भेजा जाता है, जहां वह ऑक्सीजनित होकर सीधे शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही ब्लड हृदय में जाता है। अन्य कशेरुकी जैसे मनुष्य, मेढक, घोड़ा, कुत्ता, हाथी आदि में प्रत्येक चक्र में ब्लड 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। ब्लड में प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं। ये प्लेटलेट कोशिकाएं ब्लड के साथ पूरे शरीर में दौड़ती हैं और किसी भी स्थान पर ब्लड को किसी भी प्रकार से रिसेशन से रोकती हैं। घायल होने या कटने आदि पर ये प्लेटलेट कोशिकाएं रक्त स्राव के स्थान पर ब्लड का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे ब्लड का रक्त स्राव रुक जाता है। यदि तंत्र सिस्टम से ब्लड की हानि होने लगती है तो अतिरिक्त रक्तस्राव से ब्लड के दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। एक बीमारी होती है डेंगू, जो एक विशेष मच्छर जिसका नाम एंडीज एजिप्टी होता है, ये के काटने से होता है। इस बीमारी में प्लेटलेट की मात्रा घटने लगती है। समय पर प्लेटलेट का अनुरक्षण नहीं होने पर इस बीमारी से जान चली जाती है। काफी समय में लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। अतः प्लेटलेट हमारे ब्लड को दुर्घटना या किसी विशेष अनचाहे कारण की स्थिति में रिसने से रोकता है तथा ब्लड का अनुरक्षण करता है। लसिका, लिम्फ एक अन्य प्रकार के द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहा जाता है। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लेज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिका में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिका अवकाश से वापस ब्लड में ले जाया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, पादपों में परिवहन। जंतुओं की तरह ही पादपों को विभिन्न पोषक तत्वों को सभी जगहों पर पहुंचाने की आवश्यकता होती है। पेड़ या पौधे के पूरे भाग को जल तथा अन्य खनिज मिट्टी से प्राप्त होता है, जिसे जड़ के द्वारा अवशोषित कर विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरे ओर पेड़ तथा पौधे के द्वारा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है, जिसे पत्तियों से पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाया जाता है। पादपों में परिवहन के लिए 2 तरह के टिश्यू ऊतक होते हैं, ये जाइलम तथा फ्लोएम। ये दोनों टिश्यू मिलकर पादप में विभिन्न पदार्थ को जड़ से विभिन्न भागों तक पत्तियों से, जहां पर पादपों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है, से पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, अर्थात परिवहन करते हैं। तो जाइलम से जल का हम संचरण करते हैं और फ्लोएम से भोजन पोषक तत्वों का। पौधे में जल का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन ट्रीज। पौधे में जल का परिवहन एक विशेष प्रकार के टिश्यू, जिसे जाइलम कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। जाइलम
टिश्यू नलिकाओं के आकार का होता है तथा इसका एक जाल पूरे पेड़ में फैला होता है। जाइलम टिश्यू पौधे में जल का परिवहन करते हैं। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जल में पौधे के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण भी विलेय के रूप में उपस्थित रहते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम टिश्यू द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। पौधे से विशेष कर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से वाष्प की क्रिया होती है। इस वाष्प की प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस वाष्परण की प्रक्रिया के कारण जाइलम, जो एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं, में दाब कम हो जाता है। इस कम दाब के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिससे में संतुलन बनाए रखने हेतु जड़ों से अवशोषित जल जाइलम के ऊपर चढ़ने लगता है तथा पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम में जल का परिवहन एक ही ओर होता है, अतः जाइलम द्वारा जल को जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। पादपों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। पेड़ों तथा पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन या स्थानांतरण कहलाता है। इस पोषक तत्वों का स्थानांतरण विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों या फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण आवश्यकता अनुसार दोनों दिशाओं में होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर। उदाहरण के लिए वसंत में जड़ व तने ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक्सट्रेशन उत्सर्जन यह प्रक्रम जिसमें जीव द्वारा उपापचयी क्रियाओं में जनित हाइड्रोजन युक्त हानिकारक द्रव्य पदार्थ का निष्कासन किया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। बहुत से एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट को शरीर के की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, जबकि जटिल कोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंग का उपयोग करते हैं। मानव में उत्सर्जन। मानव का उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ा वृक्क, किडनी एवं मूत्र वाहिनियां या मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग मिलकर बनाता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डियों के दोनों ओर स्थित होता है। उपापचयी क्रियाओं में बना हुआ हाइड्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ रुधिर के साथ मिलकर वृक्क में पहुंच जाता है, जहां ये निश्चनित होकर मूत्र के रूप में मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है। अशुद्ध रक्त में से द्रव्य पदार्थ को छानकर बाहर उत्सर्जित करने के लिए बनता है। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में अलग होकर श्वसन द्वारा बाहर निकल जाता है, जबकि नाइट्रोजन द्रव्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल आदि वृक्क के रूप में रुधिर से अलग किए जाते हैं। वृक्क में बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट अत्यंत पतली दीवार वाली रुधिर कैपिलरी कोशिका का गुच्छा होता है, जिसे क्लस्टर कहते हैं। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छा कैपिलरी क्लस्टर एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होती है। यह नलिका छने हुए अशुद्ध रक्त को एकत्र करती है। प्रत्येक किडनी में अनेक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं या जुड़े होते हैं। प्रारंभिक छनन की प्रक्रिया में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में जल जाते हैं। जैसे जैसे अशुद्ध ब्लड इस नलिका में प्रवाहित होता है, इस पदार्थ को का चयनित पुनर्अवशोषण होता जाता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना अशुद्ध उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला अशुद्ध रक्त एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनियों में प्रवेश करता है। यह वाहिनियां वृक्क को अशुद्ध रक्त से जोड़ देती है, भंडारित रहता है जब तक कि का दाम बाहर न कर देता है। कृत्रिम वृक्क अपोहन, आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस।
जीवित रहने के लिए किडनी एक अति आवश्यक जैव अंग है, परंतु कई कारण यह संक्रमण, चोट आदि किडनी की कार्यशीलता को कम कर देता है। इस स्थिति में शरीर से विषैले पदार्थ किडनी द्वारा क्षनित नहीं होने के कारण शरीर में ही जमा होने लगता है। इस स्थिति में मृत्यु तक हो जाती है। किडनी के अपक्रिय होने की स्थिति में कृत्रिम किडनी का उपयोग शरीर में अशुद्ध हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना जाता है। कृत्रिम वृक्क द्वारा शरीर के रुधिर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया डायलिसिस या होमोडायलिसिस कहलाती है। कृत्रिम वृक्क में बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तन नलिकाएं होती हैं, जिसमें शरीर से रुधिर को प्रवाहित किया जाता है। रुधिर में वर्तमान विषैले पदार्थ विसरण की प्रक्रिया द्वारा अपारगम्य नलिकाओं से अपवहन द्वारा द्रव से विसरित होकर हो जाती हैं, जिससे के पश्चात शुद्ध रक्त को शरीर में वापस भेज दिया जाता है। परंतु कृत्रिम वृक्क में प्राकृतिक वृक्क की तरह कोई पुनर्अवशोषण नहीं होता। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्पंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित अशुद्ध रक्त का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर ही होता है, क्योंकि शेष निस्पंदन वृक्क नलिकाओं में पुनर्अवशोषित हो जाता है। पादपों में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन जंतुओं से बिल्कुल भिन्न तरह से होता है। प्रकाश संश्लेषण के क्रम में उत्पन्न ऑक्सीजन, जो कि पौधों के लिए एक प्रकार का अवशिष्ट उत्पाद है, को पत्तियों के रंध्र द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। पौधों में वर्तमान अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाला जाता है। पादपों में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ पौधे से गिरने वाली पत्तियों, रेजिन, गोंद आदि से के रूप में तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थ आपस में मिलकर मिट्टी में उत्सर्जित होते हैं। थैंक यू।